हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर नए एपिसोड की खबर आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो पक्का जाकर प्लेलिस्ट से इसके बाकी एपिसोड भी सुनिएगा, पूरा मजा आएगा। धन्यवाद दोस्तों, चलिए अब कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। कि सिया ने अपना सिर झटक कर सारे ख्यालों को खुद से दूर किया और तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गई। अभिमान और सिया शादी के एक हफ्ते बाद ही अपने नए बंगले में शिफ्ट हो चुके थे और इस बंगले में अभिमान और सिया अकेले ही रहते थे, जबकि उनके पुराने घर में अभिमान के मॉम डैड रहते थे। अभिमान के मॉम डैड अक्सर उनसे मिलने आया करते थे और जब भी अभिमान और सिया का मन होता था तब वह लोग भी उनसे मिलने उनके घर चले जाते थे। अंडस्को सिया अपने ऑफिस में पूरी लगन के साथ अपना काम कर रही थी, तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। हाय जान। ये सुनते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई तो उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो उसके सामने अभिमान अपनी बाहों को फैलाए हुए खड़ा था। धड़कन 32। सिया अपने ऑफिस में पूरी लगन के साथ अपना काम कर रही थी, तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। हाय जान। ये सुनते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई तो उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो उसके सामने अभिमान अपनी बाहों को फैलाए हुए खड़ा था। उसे इस तरह से हैरानी से खुद को देखता देखकर अभिमान बोला, क्या हुआ जान? यकीन नहीं हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। एक बार को तो उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब अभिमान के शब्द दोबारा से उसके कानों में पड़े तो वो जल्दी से अपनी सीट से उठी और अभिमान के पास जाकर उसके गले लग गई। वो जितनी ज्यादा हैरान अभिमान के यहाँ होने से थी उतनी ही ज्यादा हैरान इस बात से थी कि आज अभिमान पहली बार उसके ऑफिस आया था। अभिमान उसे खुद से अलग करते हुए बोला, क्या तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ जान? बहुत देर हो गई है, घर जाने का टाइम हो गया है। अभिमान की बात सुनकर सिया ने घड़ी की तरफ देखा और बोली, ओ शिट, 6:30 बज चुके हैं। मैं तो काम में इतना खो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कितना टाइम हो गया है। अभिमान मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, इतनी भी देर नहीं हुई है। सिया, आई एम सॉरी मान, वैसे तो मेरा काम पूरा हो चुका है, बस ये समेटना बाकी है। अभिमान बोला, कोई बात नहीं, आराम से कर लो। सिया अपना सामान समेटते हुए बोली, वैसे आप कब आए? उद्धरण चिन्ह। अभिमान, मैं तो आज दोपहर में ही गया था। ये सुनते ही सिया के हाथ जहां थे वहीं रुक गए। वह नजर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, जब आप दोपहर में आ गए थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? अभिमान भी उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए। और अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम अपना सारा काम छोड़कर घर आ जाती। सिया ने जल्दी से अपना सामान समेटा और अपना बैग लेकर अभिमान के पास आए। अभिमान उसे देखते हुए बोला, चले। सिया ने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। अभिमान ने आगे बढ़कर सिया का हाथ थामा और ऑफिस के बाहर ले गया। अभिमान की इतनी केयर और उसके इतने लविंग बर्ताव की सिया को आदत हो गई थी। उसके लिए अभिमान का इस तरह से बर्ताव करना कुछ भी अलग नहीं था। अभिमान की इन छोटी छोटी प्यार भरी हरकतों पर वह कुछ नहीं कर पाती थी सिवाय मुस्कुराने के। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। ये देखते ही सिया के चेहरे पर परेशानी भरी सिलवटें आ गई और वह खोई हुई थी खुद से ही बोली, मुझे तो लगा था कि अभिमान मुझे बाहर कहीं सेलिब्रेट करने के लिए ले जाएंगे, लेकिन अभिमान ने सिया को कंधे से हिलाया और पूछा, क्या हुआ जान? कहाँ खो गई? उद्धरण चिन्ह। सिया खोई हुई सी बोली, मुझे तो लगा था कि हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। अभिमान ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और बोला, हाँ, हम लोग डिनर ही करने जा रहे हैं। सिया, तो फिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। जान, क्या हम लोग घर पर डिनर नहीं कर सकते? अभिमान की बात सुनकर सिया को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी वह अपने दिल की बात छुपाते हुए अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाकर उससे बोली, नहीं, हम घर पर भी डिनर कर सकते हैं और मैं ठीक हूँ। अभिमान गाड़ी से उतरा और फिर उसने सिया के लिए कार का दरवाजा खोला। उसने सिया का हाथ पकड़ा और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए घर के अंदर चले गए। घर के अंदर का नजारा देखकर सिया को और भी ज्यादा बुरा लगा। वह तो अब तक ये सोच रही थी कि अभिमान ने आज का दिन सेलिब्रेट करने के लिए शायद घर पर ही कोई छोटी सी पार्टी रखी होगी, लेकिन उसने देखा कि वहां पर तो कोई भी तैयारी नहीं थी। फिर उसे लगा कि शायद अभिमान ने उसके लिए कहीं बाहर ही कोई रोमांटिक डिनर ही प्लान किया होगा, लेकिन घर आने के बाद उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। ये ख्याल आते ही उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आए और वह खुद से ही अपने मन में बोली, शायद मैंने ही अभिमान से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी।
मैं तो भूल ही चुकी थी कि हम दोनों की अरेंज मैरिज हुई है और मेरी किस्मत में ज्यादा खुशियां हैं ही नहीं। और अरेंज मैरिजेस में तो ये सब होता ही नहीं है। इस वक्त अभिमान के प्यार पर, उसके दिल की भावनाओं पर, उसका दिमाग एक बार फिर से हावी हो गया। अभिमान उसके चेहरे को देखकर उसके पल पल बदलते हाव भाव को समझने की कोशिश कर रहा था। फिर वह उसे कंधे से हल्का सा हिलाते हुए बोला, जान क्या हुआ है? क्या सोच रही हो? तुम ठीक तो हो ना? सिया जबरदस्ती से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। अभिमान तो क्या तुम तैयार हो? सिया हैरानी के भाव लिए उसे देखती रही और बोली, तैयार? लेकिन किस लिए? सिया का इतना कहना था कि जो लाइटें अब तक हॉल में धीमी धीमी जल रही थी वह अचानक से तेज हो गई। लाइट की रोशनी में सिया ने देखा कि उसके पैरों से लेकर बाहर गार्डन की तरफ जाने के लिए लाल गुलाब की पत्तियों से रेड कार्पेट बनाया हुआ था। सिया अब तक अपने ख्यालों में इतनी उलझी हुई थी कि उसने इस तरफ देखा ही नहीं और उसका ध्यान इस रेड कार्पेट पर गया ही नहीं। सिया को यूं हैरान परेशान होता देखकर अभिमान उसके करीब आते हुए बोला, जान चले? उद्धरण चिन्ह। सिया जितनी हैरान थी उतनी ही शौक में भी थी। अभिमान की बात सुनकर उसने एक बार अभिमान की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। अभिमान ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और वह दोनों फूलों से बने उस रेड कार्पेट पर चलकर बाहर गार्डन की तरफ चल दिए। गार्डन में बहुत ही प्यारा रोमांटिक सा डिनर सेट किया हुआ था। गार्डन में चारों तरफ घास पर लाल गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी और गार्डन के बीचों बीच एक टेबल लगी हुई थी जिस पर हॉट शेप में कैंडल लगी हुई थी और पूरे गार्डन में धीमी धीमी लाइट जल रही थी। 33। सब कुछ कुल मिलाकर बेहद खूबसूरत और रोमांटिक लग रहा था। सामने गार्डन का नजारा देखते ही सिया की आंखों में रुके हुए आंसू छलक आए और वह चाहकर भी खुद को रोने से रोक ना सकी। उसे इस तरह रोता देखकर अभिमान सिया के करीब आया और उसके आंसू पूछते हुए बोला, जान दिस इज नॉट फेयर। मैंने तो इतनी मेहनत से ये सब अरेंजमेंट किया है और तुम हो कि रोए जा रही हो। ऐसे खुशी के मौकों पर रोना नहीं चाहिए। अच्छा चलो अब ये तो बता दो कि तुम्हारे पतिदेव की मेहनत सफल हुई भी या नहीं? तुम्हें ये सब पसंद आया? सिया तो इन हालातों में ही नहीं थी कि वह कुछ कह सके। इस वक्त उसे बेहद खुशी महसूस हो रही थी। अभिमान उसे स्पेशल फील करना चाहता था, उसमें वो पूरी तरह से कामयाब रहा था। उससे अपनी खुशी संभाले नहीं संभाली जा रही थी। वह अपनी खुशी को शब्दों में बयान ही नहीं कर पा रही थी तो वह अभिमान को क्या बताती। उसने अभिमान से एक शब्द नहीं कहा बल्कि झट से उसके गले लग गई। उसकी इस हरकत पर अभिमान भी मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे पता होता कि मेरी मेहनत का मुझे ये इनाम मिलेगा तो मैं रोज तुम्हारे लिए ये सब करता। ये सुनकर सिया ने शर्माकर उसके सीने में खुद को पूरी तरह से छुपा लिया तो अभिमान आगे बोला, मुझे बहुत खुशी हुई यह जानकर कि तुम्हें ये सब पसंद आया। ये कहकर अभिमान ने सिया को खुद से थोड़ा सा दूर किया और उसके गालों को चूम लिया। बदले में सिया ने भी अभिमान के गालों पर किस कर दी। फिर अभिमान ने वहीं टेबल पर रखा हुआ एक लाल गुलाब का गुलदस्ता उठाया और सिया को देते हुए बोला, हैप्पी फर्स्ट मंथसवी जान। सिया ने मुस्कुराते हुए उसके हाथों से वह लाल गुलाब का गुलदस्ता ले लिया। उसके बाद अभिमान सिया को उस टेबल तक ले आया जिस पर केक रखा हुआ था। फिर सिया और अभिमान दोनों ने मिलकर उस केक को काटा और बड़े प्यार से एक दूसरे को खिलाया। फिर अभिमान ने वहीं पास में रखी हुई शैंपेन की बोतल खोली और दोनों ने थोड़ी थोड़ी सी पी ली। उसके बाद उन दोनों ने डिनर शुरू किया। सिया अभिमान से बहुत कुछ पूछना चाहती थी। सिया ने देखा कि डिनर टेबल पर जितना भी खाना है सारा उसकी पसंद का है। सिया खाना लगाने लगी तो अभिमान ने उसे रोक दिया और फिर अभिमान ने सिया की और अपनी प्लेट लगाए तो सिया अपना पसंदीदा खाना देखकर उसे जल्दी जल्दी खाने लगी। वो खाना खाते खाते ही अभिमान से बोली, आपने ये सब खाना कहाँ से ऑर्डर किया है मान? सच में ये सब बहुत टेस्टी है और आपको कैसे पता चला कि मुझे ये सब खाना पसंद है? अभिमान भी खाना खाते हुए ही बोला, जान तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड। और हस्बैंड होने के नाते यह मेरा फर्ज है कि मैं मुझे पहले से ही ये पता हो कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। बस इसीलिए मुझे तुम्हारी पसंद का खाने के बारे में पहले से ही पता था। और रही बात ऑर्डर करने की तो तुम अपनी पसंद का खाना कहीं से भी मंगवा लो लेकिन उसमें वह स्वाद नहीं आएगा जो इस खाने में है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरी तरह अपनी वाइफ के लिए इस तरह और इतने प्यार से खाना बनाता होगा। ये सुनते ही सिया के हाथ खाना खाते हुए रुक गए और यह हैरानी से अभिमान को देखते हुए बोली, आप सच कह रहे हो मान? ये सब आपने बनाया है? अभिमान उसे विच्छी निगाहों से घूरते हुए बोला, क्यों तुम्हें विश्वास नहीं हो सिया? नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं हो रही थी कि आपको खाना बनाना भी आता होगा और वह भी इतना टेस्टी। आप तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा खाना बनाते हो।
तभी खाना खाते खाते सिया को बुरा लगने लगा, क्योंकि जब से उनकी शादी हुई थी तब से हमेशा वही सुबह का ब्रेकफास्ट और डिनर बनाती थी, लंच तो वह दोनों अपने अपने ऑफिस में ही करते थे। वो अपने मन में खुद से बोली, अभिमान तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा खाना बनाते हैं, पता नहीं उन्हें मेरा बनाया खाना पसंद भी जाता होगा या नहीं। उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं कि उन्हें मेरे हाथ का खाना कैसा लगता है। सिया को इस तरह सोचता देखकर अभिमान मुस्कुराया और बोला, मुझे अभी भी तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना ही पसंद है और मैं चाहूंगा कि मेरा ब्रेकफास्ट और डिनर मेरी बीवी ही मेरे लिए बनाए। उद्धरण चिन्ह। सिया ये सुनकर शौकी रह गई कि अभिमान को उसके मन की बात कैसे पता चल गई। वो मुंह बनाते हुए बोली, आप झूठ कह रहे हो ना अभिमान। वो अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोला, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ सिया, मुझे सच खाना में वही इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगता है जो मेरी बीवी मेरे लिए प्यार से अपने हाथों से बनाती है। ये सुनकर सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट फिर से आ गई। खाना खत्म होने के बाद अभिमान ने अपना हाथ सिया की तरफ बढ़ाया और बोला, जान क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? सिया उसे देखते हुए बोली, जरूर, लेकिन पतिदेव क्या आप बताएंगे कि म्यूजिक कहाँ है? अभिमान मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात। उसका इतना कहना था कि तभी म्यूजिक बजने लगता है और सिया हैरानी से एक बार फिर से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अभिमान को देखने लगती है। अभिमान उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मैं आए। और सिया की मुस्कुराते हुए उसके हाथों में हाथ रखकर कहती है, इट्स माई प्लेजर। और फिर वह दोनों उठकर डांस करने लगते हैं। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है? संभाले संभलता नहीं है दिल। कुछ आप में बातें ऐसी लेकर इजाजत अब आपसे। सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं हैं हम, बस आप ही आप बाकी हैं। डांस करते करते अभिमान उसे छेड़ते हुए बोला। चैप्टर 34। थोड़ी देर पहले तुम कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। सिया ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाए और पूरी ईमानदारी से उसे जवाब देते हुए बोली, हाँ मैं कुछ देर पहले बहुत ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि पहले तो मुझे लगा था कि आप मुझे कोई सरप्राइज देंगे और हम आज के दिन को किसी स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन फिर जब हम लोग यहाँ आए तो मुझे लगा कि हम आज के दिन को सेलिब्रेट नहीं करने वाले हैं, बल्कि रोज की तरह ही नॉर्मल डिनर करने वाले हैं। अभिमान मुस्कुराते हुए बोला, ये तो मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ गया था, लेकिन ये तो मेरे प्लान का हिस्सा था। अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम्हारे चेहरे पर अचानक से आई इतनी खुशी कैसे देखता? मैंने तो ये सब बहुत पहले से प्लान कर लिया था। मैं तो चाहता ही था कि तुम ये सोचो कि हम आज के दिन को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, और फिर जब तुम ये सब देखोगे तभी तो तुम्हारे चेहरे पर अचानक इतनी खुशी आएगी। सिया उसके कंधे पर हल्का सा मारते हुए बोली, मुझे परेशान करने में आपको बहुत मजा आता है ना? आप बहुत बुरे हैं मान। अभिमान उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, अब जैसा भी हूं तुम्हारा ही हूं। और अभी तो इस तरह के ना जाने कितने सेलिब्रेशन हमें करने हैं। अभी तो हमें अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी भी तो मनानी है, उसके बाद हम हर साल अपनी एनिवर्सरी खूब धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। ये सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए बोली, थैंक यू मान, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू एक इतना अच्छा पति बनने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। अभिमान ने उसके आंसू पोंछे और उसके होठों को हल्के से छूकर बोला, जान मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, ये सब मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए किया था। उद्धरण चिन्ह। सिया मुस्कुराते हुए बोली, ये दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं। उद्धरण चिन्ह। अभिमान बोला, तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू नहीं चाहिए, चाहे वह किसी के भी हो। ये कहकर वह दोनों हंस पड़े और डांस करते थे। अगले दिन अभिमान की जल्दी सुबह ही एक मीटिंग थी, इसलिए अभिमान सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया था और सिया अभी तक घर पर ही थी। आज उसका ऑफिस जाने का मन नहीं था। सिया का अपने काम में मन नहीं लग रहा था। कल की बातें याद करके वह खुद को मुस्कुराने से रोक ही नहीं पा रही थी। बार बार उसे याद आ रहा था कि कल पति पत्नी के तौर पर अभिमान और उसने कैसे अपनी शादी के 1 महीने पूरे होने को सेलिब्रेट किया। कैसे अभिमान ने उसके लिए इतना रोमांटिक डिनर प्लान किया और खुद अपने हाथों से इतना टेस्टी खाना बनाया, वो भी उसके लिए। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अभिमान उसके लिए इतना सब कुछ कर सकता है या उसकी शादी की फर्स्ट मंथसरी इतनी हसीन भी हो सकती है। वह उसे कल रात के लिए थैंक यू कहना चाहती थी, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वह अपने काम से छुट्टी ले लेगी और उसके लिए अपने हाथों से लंच बनाकर उसके ऑफिस जाएगी और फिर वह दोनों एक साथ लंच करेंगे। सिया अभिमान को सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए उसने उसे यह नहीं बताया कि वह उसके ऑफिस आने वाली है। उसने जल्दी से अभिमान की पसंद का सारा खाना बनाया और एक लंच बॉक्स में पैक करके ऑफिस के लिए निकल गई।
वो जैसे ही ऑफिस की बिल्डिंग में आई, सारे एम्प्लॉयज ने उसे पहचान लिया और उसे ग्रीट करने लगे। ये पहली बार था जब वह अभिमान के ऑफिस आई थी और वह हैरान थी ये जानकर कि अभिमान के ऑफिस में हर कोई उसे जानता है। वो दोनों ही अपने अपने काम में इतने ज्यादा बिजी रहते थे कि एक दूसरे के ऑफिस जाने का कभी टाइम ही नहीं मिलता था, इसीलिए वो आज तक अभिमान ऑफिस में नहीं आई थी और अभिमान भी कल पहली बार उसके ऑफिस गया था। इसलिए उसने सोचा कि आज वह उसे सरप्राइज देगी। वह अभिमान को उसके ऑफिस में मिलने के लिए बहुत बेचैन थी, वह उसे ऑफिस में काम करते देखने के लिए बेचैन थी, वह देखना चाहती थी कि वह ऑफिस में कैसे बिहेव करता है, वह ऑफिस में बॉस बनकर कैसा लगता है, क्या वह एक सीरियस है या फिर एक कूल बॉस। सिया समझ गई थी कि ऑफिस में उससे सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वह रिसेप्शन पर गई और रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से बोली, हेलो। वो लड़की भी सिया को देखकर मुस्कुरा दी और बोली, गुड आफ्टरनून मैम। सिया ने उससे पूछा, मुझे अभिमान से मिलना है, क्या वह इस वक्त ऑफिस में है। वह लड़की बोली, मैम मैं उनके सेक्रेटरी को फोन कर अभी पूछती हूँ। जब तक वह अभिमान के ऑफिस में फोन करके पूछने लगी तब तक सिया बिल्डिंग को देखने लगी। खुराना इंडस्ट्रीज के ऑफिस की बिल्डिंग जितनी बाहर से खूबसूरत थी, अंदर से उतनी ही बेहतरीन थी। उसने देखा कि यह उसके ऑफिस के बिल्डिंग की जैसी ही थी, सिंपल, एलिगेंट और बहुत ही सुंदर। वह सारी बिल्डिंग को बड़े गौर से देख ही रही थी कि तभी उसे रिसेप्शनिस्ट की आवाज आई, मैम सर के सेक्रेटरी ने बताया कि सर अपने ऑफिस में ही है। उद्धरण चिन्ह। सिया मुस्कुराते हुए बोली, ओके थैंक यू। रिसेप्शनिस्ट ने फिर किसी को बुलाया और उसको कहा कि मैम को अभिमान सर के ऑफिस तक जाना है, इसीलिए आप उन्हें सर की प्राइवेट लिफ्ट तक छोड़ आइए। वह शख्स रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर सिया को लेकर अभिमान की प्राइवेट लिफ्ट की ओर बढ़ गया। सिया भी उसके पीछे पीछे चली गई। उसने सिया को लिफ्ट तक छोड़ा और कहा, मैम 15 फ्लोर का बटन प्रेस कर दीजिएगा और बिल्कुल सामने वाला ऑफिस सर का ही है। उसके इतना कहने के बाद सिया लिफ्ट में आ गई और उसने 15 फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। वह नहीं जानती थी क्यों, लेकिन इस वक्त उसे काफी नर्वसनेस महसूस हो रही थी। ये पहली बार था जब वह उससे ऑफिस में मिलने वाली थी। जैसे ही लिफ्ट 15 फ्लोर पर पहुंची उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसने गहरी सांस ली और लिफ्ट से बाहर आ गई। अभिमान का सेक्रेटरी लिफ्ट के बाहर ही खड़ा था। जैसे ही उसने सिया को देखा वह उसके पास आया और बोला, चैप्टर 35। सिया, हेलो, आई एम फाइन थैंक यू। लेकिन आपने अभिमान को बताया तो नहीं कि मैं आने वाली हूँ। सेक्रेटरी, नहीं मैम, हमने सर को कुछ नहीं बताया है। सिया धीरे से बोली, वह मैं अभिमान को सरप्राइज देना चाहती हूँ बस इसलिए। सेक्रेटरी सिया की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इट्स ओके मैम, आई कैन अंडरस्टैंड। अभिमान के केबिन से थोड़ा दूरी पर रुकते हुए वह बोला, मैम सामने वाला ऑफिस सर का है, अब आप उन्हें सरप्राइज दे सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह अपने काम पर वापस चला गया और सिया उसके ऑफिस की तरफ बढ़ गई। उसने अभिमान की केबिन का दरवाजा हल्का सा ही खोला था कि तभी सिया के कानों में अभिमान और उसके डैड की बातों की आवाज सुनाई दी और वह वहीं की वहीं रुक गई। अभिमान के डैड बहुत तेज गुस्से में अभिमान से कह रहे थे, इस सब का क्या मतलब है अभे। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने उत्सुकता से पूछा, डैड आप किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ कहिए क्या कहना चाहते हैं। बलदेव खुराना अपनी आवाज तेज करते हुए बोले, मुझे इतना बेवकूफ समझने की कोशिश मत करो यंग मैन। फिर उसकी तरफ कुछ कागजों को करते हुए बोले, इन पेपर्स को देखो और ये बताओ कि वो यहाँ हमारी कंपनी में और तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रही है। अभिमान ने पहले एक नज़र उन कागजों पर डाली और फिर सारा मामला समझने के बाद आराम से उन्हें समझाते हुए बोला, डैड मुझे इस बारे में पहले से कुछ नहीं पता था और मुझे अभी कुछ ही दिन पहले उसके बारे में पता चला है। बलदेव खुराना, तुम्हें क्या लगता है अभे, तुम कहोगे और मैं मान लूंगा। अभिमान पहले की तरह ही शांत भाव से अपनी बात रखते हुए बोला, हमारी कंपनी में वैकेंसी निकली थी, उसने यहाँ अप्लाई किया और वह इंटरव्यू में पास हो गई, इसीलिए उसे यहाँ काम पर रखा लिया गया और इस बारे में मुझे कोई कुछ भी मालूम नहीं था क्योंकि एम्प्लॉयर्स को जॉब पर रखना मेरा काम नहीं बल्कि HR डिपार्टमेंट का काम है। अब अगर आपको मेरी बात पर भरोसा करना हो तो कीजिए, नहीं करना हो तो मत कीजिए। बलदेव खुराना, सही कहा तुमने, तुम्हें किसी के भरोसा करने या ना करने पर कोई फर्क पड़ता ही कहाँ है। मुझे तो लगा था कि तुम सिया के साथ खुश हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम उसके पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। अपना नाम सुनकर सिया के कान खड़े हो गए और वह अपने मन में बोली कि डैड मेरा नाम क्यों ले रहे हैं और मान और डैड किसको लेकर झगड़ा कर रहे हैं। अभिमान अपने डैड को समझाते हुए थक चुका था। वह उनसे बोला, डैड मैं सिया की पीठ पीछे कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूं जिस वजह से मुझे खुद पर शर्म आए। मैं आपसे पहले भी काफी बार कह चुका हूं कि मैं सिया के साथ बहुत खुश हूं।
इनफैक्ट हमने कल ही अपनी शादी के 1 महीने पूरे होने को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। बलदेव खुराना, अगर तुम और सिया खुश हो, अगर तुम्हारी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो फिर वह तुम्हारी मिस्ट्रेस यहाँ क्या कर रही है? मिस्ट्रेस शब्द सुनते ही सिया हैरान हो गई। वो खुद से ही बोली थी, मिस्ट्रेस? ये डैड क्या कह रहे हैं? अभिमान की जिंदगी में ऐसा भी कुछ है? ऐसा कैसे हो सकता है? और कौन है वह लड़की? अपने डैड के मुंह से अन्वेषा के लिए इतना वाहियात शब्द सुनते ही अभिमान को बहुत तेज गुस्सा आया तो वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, डैड, जबान संभाल कर बात कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके और मेरे बीच में जो बाप बेटे का रिश्ता है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बलदेव खुराना, अब वो दो कौड़ी की लड़की हमारे बीच में आकर हमारे रिश्ते को खत्म करेगी, है ना? एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे और उसके बीच में कोई रिश्ता नहीं है और दूसरी तरफ तुम उसका नाम लेने से इतना तड़प रहे हो। अभिमान, मैं आपसे ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप उसका नाम बेवजह हम दोनों के बीच में घसीट रहे हैं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप उसके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैं कभी नहीं चाहता। डैड, मैं आज तक आपकी सारी बातें इसीलिए मानता आया क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन अगर आप किसी लड़की के बारे में ऐसे शब्द कहेंगे तो मैं आपकी इज्जत नहीं कर पाऊंगा। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अन्वेषा और मेरे बीच ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जो हम दोनों को सारी दुनिया से छुपा ना पड़े। वो सिर्फ मेरी दोस्त है, समझे आप? बलदेव खुराना तिरछा मुस्कुराए और बोले, रियली? अगर ऐसा है तो वो यहाँ क्या कर रही है? अगर तुम्हारे और उसके बीच कोई नाजायज रिश्ता नहीं है तो तुम दोनों एक दूसरे को छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों वह लड़की वहीं मिलती है जहां पर तुम होते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नजर नहीं आता या मैं यह नहीं जानता कि तुम दोनों अब भी एक दूसरे के बारे में सोचते हो? अभिमान गुस्से से बोला, बस कीजिए डैड, मैं अब आपकी और कोई बात नहीं सुन सकता। मुझे लगता है आप बहुत कुछ कह चुके हैं और इससे ज्यादा और कुछ सुनने की मुझमें ना हिम्मत है और ना ही मेरा मूड। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये कहते हुए बहुत दरवाजे की तरफ इशारा करता है और बलदेव खुराना उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर सिया भी दरवाजे से थोड़ी दूर चली जाती है जिससे बलदेव खुराना की नज़र उस पर ना पड़े। बलदेव खुराना दरवाजे के पास पहुंचते हैं और फिर मुड़कर एक बार फिर अभिमान पर नजर डालकर उसे कहते हैं, अभी भी वक्त है, संभल जाओ और एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि मेरे लिए वह अन्वेषा कोई भी मायने नहीं रखती है। अगर मुझे पता चला कि उस लड़की की वजह से मेरे घर की बहू को थोड़ी भी तकलीफ पहुंची है तो मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। चैप्टर 36। बलदेव खुराना दरवाजे के पास पहुंचते हैं और फिर मुड़कर एक बार फिर अभिमान पर नजर डालकर उसे कहते हैं, अभी भी वक्त है, संभल जाओ और एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि मेरे लिए वह अन्वेषा कोई भी मायने नहीं रखती है। अगर मुझे पता चला कि उस लड़की की वजह से मेरे घर की बहू को थोड़ी भी तकलीफ पहुंची है तो मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। दरवाजे से दूर जाने की वजह से सिया ने अभिमान के डैड की लास्ट की बातें नहीं सुनी, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो सब सिया के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किस्मत उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकती है। वह उस ऑफिस से बाहर चली गई। उसे इस तरह से जाता देखकर अभिमान के सेक्रेटरी ने उसे पीछे से आवाज दी, लेकिन इस वक्त सिया के दिमाग में इतना कुछ चल रहा था कि उसे उसकी आवाज सुनाई ही नहीं थी। वह तो बस किसी तरह से यहाँ से भाग जाना चाहती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक पल भी यहाँ रुकी तो उसकी जान ही निकल जाएगी। वो पागलों की तरह दौड़ते हुए जा रही थी। वह इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहती थी। जैसे ही वो पार्किंग के पास पहुंची, वो जल्दी से अपनी कार में बैठ गई और कार लॉक करके जोर जोर से होने लगी। तभी रोते रोते अचानक हंस पड़ी और खुद को फटकारते हुए बोली, क्यों मुझे ऐसा लगा कि मेरी शादीशुदा जिंदगी भी खुशहाल हो सकती है? क्यों मुझे खुश रहने का हक ही नहीं है? मुझे क्यों लगा कि मैं और अभिमान भी आम पति पत्नी की तरह रह सकते हैं, जबकि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो पहले से ही जानती थी कि अभिमान अन्वेषा से प्यार करता है, तो फिर आज उसका सच जानने पर मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। जो कुछ भी मैं मान के बारे में पहले सोचती थी वही सब कुछ सही था। मेरे लिए कोई उम्मीद ना पहले थी, ना आज है और ना ही कभी होगी। मैं तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए पैदा हुई हूँ और बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही मेरी शादी हुई है। मुझे तो लगा था कि मुझे अभिमान से प्यार होने लगा है। क्यों मैंने इस प्यार को हो जाने दिया? मुझे इस प्यार को कभी नहीं होने देना चाहिए था। मेरी जिंदगी में प्यार की कोई जगह ही नहीं है क्योंकि प्यार शब्द मेरे लिए बना ही नहीं है। सिया ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गई। वह इस वक्त घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वह कहाँ जाना चाहती थी यह भी उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर भी वह अपनी गाड़ी सड़कों पर बेवजह दौड़ाए जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी गाड़ी समुद्र के किनारे रोक दी और फिर गाड़ी से बाहर निकल
कर वहीं पड़े पत्थरों पर बैठ गई। वो समुद्र की चढ़ती उतरती लहरों को देखकर मन ही मन खुद से बोली, क्यों मैं अभिमान के ऑफिस गई? क्यों मैं उससे मिलना चाहती थी? ना मैं वहां जाती, ना मुझे ये सच पता चलता। कितनी खुशी थी मैं सच पता चलने से पहले। क्यों मुझे ये सब पता चला? क्यों मैंने इतनी उम्मीदें लगाई? क्यों मैं मान से इतनी ज्यादा अटैच्ड हो गई? क्यों मैंने मान को अपनी जिंदगी में इतनी अहमियत दी? क्यों मैंने खुद को नहीं रोका? क्यों मेरे कदम मान की बढ़ गए? क्यों? मैं तो सब कुछ पहले से जानती थी, लेकिन फिर भी मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? थोड़ी देर तक तो वो रोती रही, लेकिन फिर अपने आंसुओं को पोंछकर खुद को शांत करते हुए खुद से ही बोली, लेकिन सही हुआ मेरे साथ। मेरे साथ तो आज तक यही होता आया है, तो आज भी तो यही होना था। लगा था कि मैं भी एक आम जिंदगी जी सकती हूँ, लेकिन ये सब गलत था। मैं तो आम जिंदगी जी ही नहीं सकती। मेरी जिंदगी में कभी कुछ सही हो ही नहीं सकता। मैं तो अच्छे से जानती थी कि हम दोनों के बीच में प्यार है ही नहीं, फिर मैंने क्यों उससे प्यार की उम्मीद लगाई? क्यों मुझे प्यार का एहसास होने लगा था, जबकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि वह तो किसी और से प्यार करता था और शायद अभी भी करता है। मुझे लगा था कि शायद मैंने मान की जिंदगी में उसकी जगह ले ली है, लेकिन मैं तो गलत थी। मैं कभी उसकी जगह नहीं ले सकती। मान अब शादीशुदा है, लेकिन फिर भी वह अभी भी उसका है। वह अब भी उसी से प्यार करता है, उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता है, इसलिए उसने उसे खुद के ऑफिस में जॉब भी दे दी। ये कहते कहते सिया को खुद पता नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू दोबारा बह निकले। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था और उसके पास उसके दर्द को बांटने वाला कोई भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसे आज पहली बार इतना दर्द, इतनी तकलीफ हो रही थी। ऐसा दर्द तो उसे तब भी हुआ था जब उसे खुद के होने की सच्चाई पता चली थी। जब उसे पता चला था कि उसके पेरेंट्स, उसके खुद के माँ बाप उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये कहते कहते ही वह अतीत की उन यादों में खो गई। फ्लैशबैक। एक दिन सिया दोपहर को अपने स्कूल से घर वापस आए तो वह रोज की तरह अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन तभी उसके कानों में उसके मम्मी पापा के लड़ने की आवाज आई तो उसके कदम अनायास ही उनके कमरे की तरफ बढ़ चले। वह उनकी बातें सुनकर हैरान हो गई। उसने देखा कि वो दोनों एक दूसरे पर बहुत बुरी चिल्ला रहे थे। ये पहली बार था जब सिया ने उन्हें इस तरह से लड़ते हुए देखा था, क्योंकि वह दोनों आपस में कभी भी नहीं लड़ते थे। सिया के सामने तो हमेशा अच्छे से ही बातें करते थे। चैप्टर 37। उन्हें इस तरह से एक दूसरे से लड़ता देखकर सिया हैरान रह गई। उसने एक पल को तो सोचा कि वह वहां से चली जाए, लेकिन ना जाने क्यों वो वहां से जा नहीं पाए। उसका दिल तो कह रहा था कि वह वहां से चली जाए, लेकिन दिमाग कह रहा था कि उसे यहाँ रुककर उनकी बातें सुननी चाहिए, और इस दिल और दिमाग की लड़ाई में उसका दिमाग जीत गया तो वह वहां रुक गई और उसने उनकी बातें ध्यान से सुननी शुरू की। सिया को अब तक नहीं पता था कि उसके माता पिता किस चीज के ऊपर लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही सिया ने उनके मुंह से अपना नाम सुना वह हैरान रह गई। सिया की मम्मी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, इस झूठे, जबरदस्ती और बौड़ा भरे रिश्ते में मैंने अपना काम कर दिया है। मैं इस रिश्ते को अपनी जिंदगी बना वो वक्त दे चुकी हूं जो मुझे देना चाहिए था। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए सिया को जन्म दे दिया है। मैं अपना काम कर चुकी हूं। तुम्हें और तुम्हारे इस घर को अपना वारिस मिल चुका है, जो तुम्हें शुरू से चाहिए था, जिसके लिए तुमने मुझसे शादी की थी, तो अब तुम्हें भी अपना वादा पूरा करना चाहिए। सिया के पिता उतनी ही जोर से चिल्लाते हुए बोले, क्या कहा तुमने? वादा? कौन सा वादा? जब तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो मुझसे क्या उम्मीद करती हो? और क्या बातें कर रही हो तुम? वारिस? कहाँ है वारिस? अगर तुम्हें मुझे वारिस ही देना था तो एक लड़का पैदा करना चाहिए था। एक लड़की मेरे खानदान की वारिस कभी नहीं हो सकती। मुझे एक लड़की कभी भी नहीं चाहिए थी, लड़का चाहिए था जो मेरे बाद मेरे बिजनेस, मेरे एम्पायर को संभाल सके। एक लड़का तो मुझे दे नहीं सकी और बातें बड़ी बड़ी करती हो अपने माता पिता के मुंह से अपने लिए। ऐसी बातें सुनकर सिया तो गहरे सदमे में जा चुकी थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने रोना शुरू कर दिया। वो अभी भी दरवाजे के पीछे खड़ी हुई उनकी बातें सुन रही थी। उसके माता पिता को अब तक नहीं पता चला था कि सिया वहां खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही है। सिया की मम्मी आदिश जी की बातें सुनकर तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, ओ रियली? मैं तो सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करती हूँ, लेकिन तुम तो काम भी बड़े करते हो। ये सुनकर आदिश जी हैरानी से को देखने लगे तो बोली, क्या? ऐसे क्या देख रहे हो? इसमें तुम्हारा फायदा नहीं है। मानती हूं कि तुम्हें लड़का चाहिए था जो तुम्हारे पैसे को, प्रॉपर्टी को संभाल सके, लेकिन सिया के तुम्हारी जिंदगी में आ जाने से कौन सा तुम्हारा नुकसान हुआ है, बल्कि तुम्हें तो और ज्यादा फायदा ही हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? तुम उसकी शादी खुराना खानदान के बेटे से ऑलरेडी तय कर चुके हो। क्या नाम है उसका?
हाँ अभय, सही कहा ना मैंने। और तुमने यह शादी क्यों तय की है ये भी मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि उन दोनों की शादी होने के बाद तुम्हारा पैसा पावर सब कुछ खुरानास के बराबर हो जाएगा और फिर तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जिसके सपने आज के टाइम पर हर बिजनेसमैन देखता है। इसलिए मुझे दोष देना बंद करो। उस वक्त सिया की उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, वह महज 11 साल की थी, लेकिन उसके दिल में ये सोचकर बहुत ज्यादा दर्द था कि वह एक अवांछनीय औलाद है। ये सोचकर कि उसके पिता तो चाहते ही नहीं थे कि उनके कोई लड़की हो। इस वक्त वह बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी। वो दिन था और आज का दिन है। सिया तब से ही उदास रहने लगी थी। उसने खुद को बहुत ज्यादा सीमित कर लिया था, सबसे एक निश्चित दूरी बना ली थी, खुद के लिए खुद ही दायरे तय कर लिए थे। उसने फैसला कर लिया था कि उसकी जिंदगी में वही होगा जो उसके माँ बाप ने उसके लिए तय किया है। अगर उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता खुराना खानदान के बेटे अभय से तय किया है तो वह उसी से शादी करेगी, चाहे फिर उसका अंजाम कुछ भी हो, और वह अपनी जिंदगी में किसी को भी नहीं आने देगी। उसने कभी बड़ी चीजों के सपने ही नहीं देखे। वह तो अपनी जिंदगी में हमेशा से सादगी चाहती थी। ना उसे पैसे से मतलब था, ना उसे पावर से, बस उसे तो सिर्फ प्यार चाहिए था। वह तो अपने जीवन में सिर्फ प्यार चाहती थी, क्योंकि उसके जीवन में अगर किसी चीज की कमी थी तो वह था प्यार। प्यार उसके माता पिता का, और अब प्यार उसके पति का। वर्तमान में फिर जब उसे पता चला कि अभिमान भी किसी से प्यार करता है तो उसे लगने लगा कि अभिमान का प्यार भी उसे कभी नहीं मिलेगा, जैसे उसे अपने माता पिता का प्यार कभी नहीं मिला। और आज जब उसे ये सच पता चला कि शादी के बाद भी उसकी जिंदगी में अभी भी अन्वेषा है और वह तो उसका साथ सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए निभा रहा है, तो वह गहरे दुख में डूब चुकी थी। आंसू उसकी आंखों से रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह काफी देर तक वहीं बैठी रही और जब रात होने लगी तो वहां से उठी और घर पहुंची। वो अभिमान का सामना नहीं करना चाहती थी और ना ही उससे कुछ कहना सुनना चाहती थी। वह इस वक्त बहुत ज्यादा हारा हुआ महसूस कर रही थी। वह सीधा अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहती थी और खुद को कुछ वक्त देना चाहती थी। वह जैसे ही घर के अंदर गई उसने देखा कि अभिमान सोफे पर बैठा हुआ उसी का इंतजार कर रहा है। जैसे ही अभिमान की नजर बाहर से आती हुई सिया पर पड़ी, वह उठकर उसके पास आया और घबराते हुए बोला, फाइनली तुम घर आ गई जान, कहाँ गई थी तुम? कितना डर गया था मैं। इस वक्त सिया पर अभिमान की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। आज वो फिर से वैसे ही सिया हो गई थी जो शादी से पहले थी, जिसके अंदर ना कोई फीलिंग थी, ना कोई भाव। उसे इस वक्त कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। चैप्टर 38। आज उसे अभिमान की परवाह और चिंता में खुद के लिए प्यार महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि उसे तो ये सब एक ढोंग लग रहा था। सिया के कोई जवाब ना देने पर अभिमान ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया, लेकिन सिया ने अपने हाथों को नहीं उठाया। वो तब भी ऐसे ही भावशून्य सी खड़ी रही। अभिमान को उसका बर्ताव कुछ अजीब लगा तो वो उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरते हुए बोला, जान तुम ठीक तो हो ना? उद्धरण चिन्ह। सिया बिना किसी भाव के उससे बोली, मैं ठीक हूँ, सिर्फ थोड़ा थक गई हूँ, इसलिए कमरे में जाकर सोना चाहती हूँ। ये कहकर वह उसके पास से निकलकर कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन वह आगे बढ़ पाती उससे पहले ही अभिमान ने उसकी कलाई पकड़ ली। सिया अभिमान की तरफ नहीं मुड़ी, वह वैसे ही खड़ी रही। उसने एक बार भी अभिमान की तरफ नजरें उठाकर नहीं देखा था। उसे इसी तरह खड़ा देखकर अभिमान बोला, मुझे मेरे सेक्रेटरी ने बताया कि तुम आज मेरे ऑफिस में आई थी। ये सुनकर सिया अभिमान की तरफ मुड़ी और बिना किसी भाव के उसे देखते हुए बोली, हाँ मैं आई थी। ये कहकर वह एक बार फिर से जाने लगी, तभी अभिमान की आवाज उसके कानों में पड़ी और उसके कदम वहीं रुक गए। तो तुमने मेरी और डेव की बातें सुन ली, है ना? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और वैसे ही खड़ी हुई बोली, हाँ सुना मैंने सब कुछ। अभिमान सिया के पास आया और कंधे से पकड़कर उसे खुद की तरफ मोड़ा। इस वक्त अभिमान की आंखों में ढेर सारा डर और सिया की परवाह नजर आ रही थी, लेकिन सिया को तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसे इस तरह बिना भाव के देखता देखकर अभिमान सिया की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? प्लीज डेव की बातों पर विश्वास मत करना जान। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस बिना किसी भाव के उसकी आंखों में देखती रही। सिया को खुद को इस तरह से देखता देखकर अभिमान की आंखों में नमी आ गई और उसकी आवाज भी भर्रा गई। वह बड़ी ही नरमी से उससे बोला, जान प्लीज उनकी किसी बात पर विश्वास मत करना। सिया अभिमान को इस तरह दिखाते हुए बोली जैसे उसे अभिमान की बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जैसे वो अभिमान के मुंह से कुछ सुनना ही ना चाहती हो। वह उससे बोली, आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूं और मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिमान। सिया के मुंह से खुद के लिए अभिमान सुनना अभिमान के दिल को छलनी कर गया। वो धीरे से बोला, अभिमान। उद्धरण चिन्ह। उसे इस वक्त अपना दिल डूबता सा नजर आ रहा था। आज उसे लग रहा था कि पिछले 1 महीने में जितना प्यार उसने सिया को दिया वह एक गलतफहमी के आगे कम पड़ गया।
उसे समझ नहीं आया कि वह किस तरह से रिएक्ट करे। वह हैरान परेशान सा उसे देखते हुए बस अटकते हुए किसी तरह से बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हें कोई परवाह नहीं, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता इन सब से? सिया तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे लगता है आप भूल गए हो अभिमान की हमारी शादी क्यों हुई थी। आप भूल गए लेकिन मैं नहीं भूली हूं। मैं अच्छे से जानती हूं कि हमारी शादी एक समझौते की शादी है। हम दोनों ने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए की है। हम दोनों के बीच में कोई प्यार ना कल था और ना ही आज है, और शायद आने वाले कल में भी नहीं होगा। और हम दोनों को मजबूरन इस शादी को निभाना होगा। हम दोनों में से कोई भी चाहकर भी इस रिश्ते से आज़ाद होकर अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। इसलिए अगर आप अपना रिलेशन अन्वेषा के साथ रखना चाहते हो तो मुझे उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। और जब इस सब से मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो और कोई इस बारे में क्या कहता है? मुझे इस बात से कोई भी परेशानी नहीं है और ना ही मुझे कुछ फर्क पड़ता है। सिया बस बोले जा रही थी। उसे इस वक्त खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अभिमान से क्या कहे जा रही है। उसे तो खुद पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो अभिमान से कहा है वह सच भी है या नहीं। क्या उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, या वह ये सब सिर्फ अभिमान की खुशी के लिए कह रही है, या शायद वह इस सब से बहुत ज्यादा थक चुकी है इसीलिए उसने इस सच को इतनी आसानी से मान लिया कि अभिमान की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अन्वेषा की ही जगह है, उसकी नहीं। और प्यार जैसा शब्द तो उसके लिए बना ही नहीं है, तो फिर शिकायत किस बात की? जब उसके खुद के माँ बाप जिनसे उसका खून का रिश्ता है और जिन्हें वह बचपन से जानती है वही उसे प्यार नहीं दे सके, तो फिर अभिमान से तो फिर भी उसका 7 फेरों का रिश्ता है और वह उसे सिर्फ कुछ महीनों से ही जानती है। लेकिन शायद उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि यह 7 फेरों का रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत होता है, इस दुनिया के सारे रिश्तों में सबसे बढ़कर होता है। अभिमान ने धीरे से उसके कंधों को छोड़ दिया और उसे इस तरह से देखने लगा जैसे कि उसके चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो और यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि अभी अभी सिया ने जो कुछ भी कहा वह सच है या नहीं। क्या वो खुद भी जानती है कि वह क्या कहे जा रही है? वह उसे इसी तरह से गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, जो तुमने अभी अभी मुझसे कहा है तुम उसका मतलब भी समझ रही हो जान। ऐसे कैसे? तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? पति हूं मैं तुम्हारा और मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जगह है। अगर तुम्हारी जगह कोई और ले लेता है तो ये ठीक नहीं है और तुम्हें इस बात के लिए मुझसे लड़ना चाहिए। अपने दिल की बात मुझे कहनी चाहिए। अभिमान की बातें सुनकर सिया मान की आंखों में देखने लगी। इस वक्त उसकी आंखों में ढेर सारा दर्द नजर आ रहा था, लेकिन सिया ने उस वक्त अपनी सोच के आगे अभिमान के दर्द को भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि वह अभिमान की आंखों में देखकर खुद के फैसले को बदलने वाली नहीं थी और ना ही खुद को और दुख देने वाली थी, यह सोचकर कि अभिमान उससे प्यार करता है जबकि उसके मुताबिक ये। चैप्टर 39। अभिमान की बातें सुनकर सिया मान की आंखों में देखने लगी। इस वक्त उसकी आंखों में ढेर सारा दर्द नजर आ रहा था, लेकिन सिया ने उस वक्त अपनी सोच के आगे अभिमान के दर्द को भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि वह अभिमान की आंखों में देखकर खुद के फैसले को बदलने वाली नहीं थी और ना ही खुद को और दुख देने वाली थी, यह सोचकर कि अभिमान उससे प्यार करता है जबकि उसके मुताबिक ये तो सच है ही नहीं। आज जो भी सच उसके सामने आया था वह उसके चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह था, इसलिए उसने अपने सपनों को विराम देकर हकीकत से सामना करने को ज्यादा अहमियत दी। सिया उससे नजरें चुराते हुए बोली, अभिमान अगर आपकी बातें पूरी हो गई हो तो क्या मैं कमरे में जा सकती हूँ? मैं सच में बहुत थक गई हूँ और मुझे अभी आराम करना है। और अगर आपको और भी बातें करनी है तो क्या हम कल कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। सिया के लिए अभिमान के सामने अपने जज्बातों को काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह अभिमान के सामने रोकर खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए वह जल्द से जल्द उसके सामने से जाना चाहती थी। अभिमान के लिए कुछ भी समझना और कहना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने बस अपनी गर्दन हमें हिलाई और धीरे से बोला, हम। ये सुनते ही वह वहां से जल्दी से निकलकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजे को बंद करके जोर जोर से रोने लगी। इस वाकये को हुए लगभग 1 महीना बीतने को आया था। ना चाहते हुए भी अभिमान और सिया के बीच में एक खामोश सी दूरी आ गई थी। एक अनदेखी खाए उन दोनों के प्यार भरे रिश्ते के बीच में आ गई थी। सिया ने अभिमान से एक दूरी बना ली थी। ना तो वो अभिमान से पहले की तरह बात करती थी और ना भी खुश रहती थी। वो खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि अचानक से उसे हुआ क्या है, क्यों वह अभिमान के साथ इस तरह का बर्ताव करती है। वह खुद को इस शादी में खुश रखना चाहती थी। वह अभिमान को ये दिखाना चाहती थी कि उसे अन्वेषा और उसके रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रही थी। वो सबके सामने ये दिखाने की पूरी कोशिश करती थी उसके और अभिमान के बीच में सब कुछ सही है, लेकिन जैसे ही अभिमान और वह अकेले होते, वह चाहकर भी अपने दिल से यह बात नहीं निकाल पा रही थी कि उसका और अन्वेषा का रिश्ता अभी भी है।
उसकी जिंदगी में अन्वेषा अभी भी उससे ज्यादा मायने रखती है। वह खुद को नॉर्मल नहीं दिखा पाती थी, इसलिए उसने अभिमान से दूर रहना ही सही समझा। ऐसा नहीं है कि अभिमान ने उसके और खुद के बीच की दूरियों को मिटाने की कोशिश नहीं की। वह उससे अक्सर इस बारे में बात करने की कोशिश करता, उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन सिया ना तो उसकी बात पर कुछ रिएक्ट करती और ना ही उसकी बात का कोई जवाब देती। अगर सिया अभिमान को हमेशा के लिए छोड़कर जा सकती तो वह कब की चली गई होती, लेकिन वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि अब वह अभिमान की पत्नी है, तो इसलिए उससे जबरदस्ती ही सही लेकिन इस रिश्ते को निभाना ही होगा। अभिमान ने उसे अक्सर समझाने की कोशिश की कि उसके और अन्वेषा के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, वह उसके ऑफिस में सिर्फ कोइंसिडेंटली ही काम करती है। वह इससे पहले इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन सिया उसकी कोई बात सुनने को राजी ही नहीं थी। ना तो वह उसे अपनी नाराजगी जताती और ना ही कुछ कहती। शायद वह उससे कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी, शायद इसलिए क्योंकि वो अपनी जिंदगी में झूठ सुनते सुनते थक चुकी थी और अब खुद को किसी और नए धोखे में नहीं रखना चाहती थी। एक रात सिया अपने बेड पर सोई हुई थी कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ का एहसास हुआ। ये होते ही उसकी आधी नींद खुल गई। सिया ने अभिमान की तरफ मुड़ने की कोशिश की, लेकिन मान ने उसे ऐसे ही अपनी बाहों में कस लिया और धीरे से बोला, जान प्लीज ऐसे ही लेटी रहो। मुझे थोड़ी देर अपनी बीवी की बाहों में रहना है, अपने सुकून के साथ रहना है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हारी इन बाहों को बहुत मिस किया। क्यों तुम मुझसे दूर दूर रहती हो? मुझे अपनी वही प्यारी और केयरिंग वाइफ वापस चाहिए। ये कहते हुए अभिमान ने सिया पर अपनी पकड़ और भी कस दी। एक बार तो सिया के दिल में आया कि वह अभिमान को खुद से दूर कर दे, लेकिन फिर ना जाने क्या सोचकर उसने अभिमान को कुछ नहीं कहा और ऐसे ही लेटी रही। अभिमान उसके कानों में सरगोशी करते हुए बोला, प्लीज जान वापस आ जाओ, मुझे मेरी वही प्यारी बीवी वापस कर दो ना, जिसकी खुशी से हंसी से मेरी जिंदगी गुलजार थी। ना जाने उसकी हंसी कहाँ चली गई है और मेरी ये जिंदगी भी बेजार हो गई है। ये कहते हुए अभिमान ने सिया के कंधों पर किस कर दिया, जैसे वह हमेशा किया करता था। सिया उसकी हरकत से सिहर तो गई थी, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा और ऐसी ही लेटी रही। उसकी बातें सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ ही गए। काफी देर तक वह खुद को बहुत कंट्रोल करती रही, लेकिन चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। जब अभिमान को एहसास हुआ कि सिया रो रही है तो उसने सिया को खुद की तरफ मोड़ा और उसके चेहरे को अपनी हथेली में भरकर अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछे और उसकी आंखों को चूमते हुए बोला, नहीं जान, नहीं, प्लीज रोना मत, तुम्हारी इन आंखों में आंसू मेरे दिल में तीर की तरह चुभते हैं। तुम्हें जो भी परेशानी है मुझे बताओ यार, अगर तुम मुझे बताओगी ही नहीं तो मैं तुम्हारे दिल के शक को दूर कैसे करूंगा। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं। मेरे और अन्वेषा के बीच में कुछ भी नहीं है। मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मैं सिर्फ तुमसे ये कह सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हें अब भी मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम ही मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें यकीन हो जाए। चैप्टर 40। अभिमान सिया की नजदीकी से पिघलने लगा था। सिया के बदन से आती खुशबू उसे अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रही थी और फिर सिया से इतने दिनों तक की दूरी उससे बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। वह उसके गालों को चूमते हुए बोला, प्लीज सिया, प्लीज मुझे मेरी बीवी वापस कर दो, जो मुझसे प्यार करती है और मेरी बातों का विश्वास करती है, जिससे मैं प्यार करता। ये कहते कहते उसकी आंखों में नमी आ गई और आवाज धीमी पड़ गई। सिया ने अपनी आंखें खोली और अभिमान की आंखों में देखने लगी। उसे इस वक्त अभिमान की आंखों में ढेर सारा प्यार नजर आ रहा था, लेकिन फिर उसने अपनी सोच पर फिर से लगाम लगाई और खुद ही पर ही हंसते हुए मन ही मन बोली, प्यार नहीं, ये प्यार मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए है। उद्धरण चिन्ह। सिया ने अभी तक अभिमान से ना कुछ कहा था और ना ही उससे दूर जाने की कोशिश की थी। अभिमान ने जब सिया को अपनी तरफ देखता पाया तो उसकी खामोशी को उसकी मंजूरी समझकर वह उसके और करीब हो गया। अभिमान को अपने इतना करीब महसूस करके उसने अपनी सोच पर एक बार फिर से रोक लगाए और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जिस वजह से उसकी आंखों में रुके हुए आंसू उसकी आंखों से बहकर तकिए में जज्ब हो गए। उसने बिना किसी विरोध के अभिमान को वो करने दिया जो भी वो करना चाहता था, क्योंकि सिया की नज़रों में तो उसे ये शादी कैसे भी करके निभानी थी और एक पत्नी होने के नाते उसका फर्ज था अपने पति की सभी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना। यही सोचकर उसने आज अभिमान को खुद को समर्पित कर दिया, लेकिन आज उसके समर्पण में प्यार नहीं बल्कि मजबूरी थी। अगली सुबह सिया की आंख खुली तो वह अभिमान की बाहों में ही थी और अभिमान अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे गहरी नींद में सोता देखकर सिया अभिमान के चेहरे को एकटक देखने लगी। कितने दिनों बाद उसे यह मौका मिला था उसका चेहरा इस तरह से देखने का।
अभिमान का चेहरा देखते देखते उसे इस शादी की वजह से खुद पर तरस आने लगा। वह मन में खुद से बोली, काश कि हम भी नॉर्मल पति पत्नी की तरह होते जो कि एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। काश कि ऐसा होता। काश कि मेरी भी जिंदगी एक नॉर्मल लड़की की तरह होती। खुद के बारे में सोचते सोचते उसकी सोच अभिमान पर चली जाती है। वह फिर उसके बारे में सोचते हुए खुद से बोली, वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इस शादी की वजह से एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। इस शादी की वजह से दो लोगों को उनका प्यार नहीं मिल सका, और जिन लोगों की शादी हुई उनके बीच में भी कभी प्यार हो ही नहीं सकता। काश कि मैं उन दोनों की कोई मदद कर सकती। ये सब सोच ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कि उसकी कमर पर अभिमान के हाथों की पकड़ कसती जा रही है। उसने अभिमान की तरफ देखा। अभिमान की आंखें अभी भी बंद थी। उसने आंखें बंद किए हुए सिया से कहा, गुड मॉर्निंग जान। अभिमान को जगा हुआ देखकर सिया ने उसके हाथ खुद पर से हटाने चाहे, लेकिन सिया जितना उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, अभिमान उसे खुद के उतना ही करीब किए जा रहा था। और फिर अभिमान ने उसकी गर्दन में अपना सिर छुपा लिया। अभिमान उसकी गर्दन में अपना सिर छुपाए हुए ही बोला, प्लीज जान, थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो, मुझे तुम्हें महसूस करना है। सिया उसे याद दिलाते हुए बोली, अभिमान प्लीज छोड़िए मुझे, हम दोनों को ऑफिस के लिए देर हो रही है। अभिमान अपनी आलस से भरी हुई आवाज में बोला, कोई देर नहीं हो रही है हमें। सिया हैरानी से बोली, आज संडे नहीं है अभिमान। अभिमान वैसे ही लेटे हुए बोला, हाँ जानता हूँ कि आज संडे नहीं है, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि हम दोनों आज छुट्टी पर हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही सिया ने उसे धीरे से खुद से दूर किया और हैरानी से बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों छुट्टी पर? सुबह सुबह बहुत मजाक हो गया, अब हम दोनों को उठना चाहिए क्योंकि हम दोनों सच में लेट हो रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे खुद के करीब किया और कहा, कोई लेट नहीं हो रहा है जान, मैंने तुम्हें अभी तो बताया ना कि हम दोनों आज छुट्टी पर हैं। उद्धरण चिन्ह। सिया उठते हुए बोली, आप छुट्टी पर हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं, मेरे पास बहुत काम है। वैसे भी आप तो अपनी कंपनी के एमडी हैं, इसलिए आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मैं तो एक मामूली सी प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, इसलिए मेरा टाइम पर ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान उसे देखकर तिरछा मुस्कुराया और बोला, मुझे पहले से ही पता था कि तुम कुछ ऐसा ही बहाना बनाने वाली हो, इसलिए मैंने तुम्हारे ऑफिस में पहले ही कह दिया था कि आज तुम ऑफिस नहीं आओगी। उद्धरण चिन्ह। सिया हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, यह आप क्या कह रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अभिमान बहुत ही धीमी लेकिन गंभीर आवाज में बोला, जान, हम दोनों को इस ब्रेक की बेहद जरूरत थी। हम दोनों को मिलकर अपनी बीच की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करना होगा। इसके लिए हमें एक ब्रेक चाहिए था, इसलिए मैंने ये सब किया है। मेरी हंसती खेलती बीवी कहीं खो गई है, जिसे मैं आज वापस ला कर रहूंगा। सिया भी उसी तरह से गंभीर आवाज में बोली, हम दोनों हमेशा साथ हैं और हम दोनों को एक दूसरे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं? अभिमान, सच में अगर हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम मुझसे इतनी दूर क्यों रहती हो? क्यों तुम पहले जैसे मुझसे बातें नहीं करती हो? क्यों तुम्हारा बर्ताव मेरे प्रति बदल गया है? बोलो, अभिमान ने उससे पूछा। सिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ऐसा आपको लग रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो हमेशा से ही ऐसी थी, शायद आप भूल गए हैं कि मुझे कॉलेज में भी आइस प्रिंसेस के नाम से जाना चाहता था, जिसमें कोई इमोशंस ही नहीं थी। मैं तो आज भी ऐसी ही हूं, फिर ये शिकायत क्यों? टू बी कंटिन्यूड। लाइक, कमेंट, शेयर एवरीवन, प्लीज सपोर्ट माय नॉवल दिल 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 मेपल का पत्ता हैंड वेविंग थ्रोइंग किसेस। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको सुनकर मजा आया होगा। दिल, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर ठोक दीजिए, थम्स अप का चिन्ह, और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या आया। अगर आप ऐसे ही और धमाकेदार एपिसोड सुनना चाहते हैं तो चैनल नॉवल बॉय डॉन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा देना बेल, ताकि अगली कहानी सीधे आपके पास पहुंचे बिना किसी देरी के। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और कहानी सुनते रहिए। हेडफोन। जय हिंद, धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।